A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying part 2 of specimen paper of BST for class 12 ISC. हम लोग ने इसका part 1 पहले ही कर लिया था. Now we will move towards section B. आज हम लोग section B पढ़ेंगे. इसके बाद section C we will do in the next video. तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या कहता है कि नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. ये आपका 4 नंबर का है. यू हैव टू नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. तो वी विल मूव हियर. ओके, इसका मतलब ये समझो कि ये जो दो सोर्सेज होंगे ये आपके 2 मार्क्स ईच होंगे. नंबर डिवीजन, मार्क्स डिवीजन आप खुद ही कर सकते हैं इसको. तो सबसे पहला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, दैट इज ट्रांसफर, जिसमें वैकेंसीज जो है फ्रॉम वन ब्रांच और प्लांट मे बी फिल्ड बाय शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम सम अदर ब्रांच और प्लांट ऑफ द कंपनी. या एक पोजीशन से हम उसको सेम लेवल की डिफरेंट पोजीशन पर डाल देते हैं. एक लाइक प्रोडक्शन मैनेजर हैज नाउ बिकम सेल्स मैनेजर, तो बिना पे इंक्रीज किए अगर हम उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर. आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स आपके हाई ऑर्डर मार्क्स में चले जाते हैं. फिर आता है प्रमोशन. वैकेंसीज जो हायर लेवल्स पे होती हैं दे कैन बी फिल्ड बाय शिफ्टिंग अ लोअर लेवल एम्प्लॉय, जिसमें हम उनको प्रमोट करते हैं, उनका पे भी इंक्रीज होता है, पोजीशन भी इंक्रीज होती है, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती है. दैट इज डन ईदर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या फिर सीनियोरिटी या फिर दोनों के बेसिस पे. तो ये क्या था, दो सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट था. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज कि आपको 4 मेरिट्स बताने हैं रिटन कम्युनिकेशन के. स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है. एक्सप्लेन है तो आप फिर एक्सप्लेन करोगे, स्टेट लिखा है यू हैव टू राइट ओनली पॉइंट्स ऑफ इट. पॉइंट्स भी बट अगर आप मेंशन करोगे तो आप इसको सही से मेंशन करोगे कि हाँ, परमानेंट रिकॉर्ड फॉर व्हाट, परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द फ्यूचर. ठीक है, तो सबसे पहला है कि परमानेंट रिकॉर्ड, अगर आप कोई भी रिटन कम्युनिकेशन करते हो, लेटर्स हो गए या कुछ हुआ, वर्बली हुआ, ओरली हुआ, तो इंसान भूल जाता है उसको, वो एक रिकॉर्ड की तरह से बन नहीं पाता है. परमानेंट रिकॉर्ड है ये. उसके बाद है अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन है. एक कंपनी के लेटर हेड द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली उनकी अथॉरिटी उस पे शो हो रही है कि हाँ, ये किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा ही आया है, किसी फेक पर्सन ने इसको नहीं दिया है. देन नेक्स्ट इज क्लियर इंटरप्रिटेशन. आप उसको एक बार लाइक व्हेन यू लिसन टू वर्बली और ओरल कम्युनिकेशन में चीजें जो होती है वो मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं, लेकिन जब आप उसी चीज को रिटन कम्युनिकेशन में देखते हो, लेटर्स हो गए और एनी फॉर्म ऑफ रिटन पार्ट हो गया, उसमें जब आप देखते हो, ईमेल्स में देखते हो, तो वो चीजें मैसेजेस हो गए, तो उसमें जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वेरी क्लियर एंड क्रिस्प. देन नेक्स्ट इज वाइड एसेसिबिलिटी. आप इससे वाइडली लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो. लाइक अगर आप गवर्नमेंट के नोटिस देखो तो वो ऑफिशियली अगर आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा वाइड सर्कुलेशन में चले जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन. अब इसमें 4 नंबर का ये था, 4 नंबर का ये था, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ईदर ऑफ दीज क्वेश्चन, या फिर 1 या फिर 2. फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके एक ही हिस्सा है, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, और इसके 2 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन है. सबसे पहले लिखा हुआ है एनकैशमेंट ऑफ लीव. तो लीव एनकैशमेंट क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है दैट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. उसकी जितनी भी अनयूटिलाइज्ड लीव्स हैं उसके लिए उसको मिलती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन, तो आप वहां से उसको और नाइसली पढ़ सकते हो. यहाँ पर हम सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है एंड उसमें हाउ मच यू हैव टू राइट. ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी जो एम्प्लॉयर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग जितनी भी एम्प्लॉय की ड्यूज हैं फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैश, या फिर एडजस्टिंग दीज लीव्स इन द लीव्स कोटा फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. या तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी या फिर हम इसी ईयर में उसको एनकैश कर देंगे. तो दैट इज नोन एज एनकैशमेंट ऑफ लीव्स. देन नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन सिस्टम. तो ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है दैट इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर. आप उसको और ज्यादा
अगर नाइसली आपको लिखना है तो और लिख सकते हो, बट 5 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स आर इनफ फॉर अ 2 मार्क्स आंसर. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है टू ई रिक्रूटमेंट इज ऑन राइज. इसके रिगार्ड में यू आर सपोज टू गिव एनी टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ ई रिक्रूटमेंट. और गिव मतलब कि आपको उसको अगेन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हम दो दो पॉइंट्स बड़े बड़े लिखें. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज इसमें दिया हुआ है कि ये बहुत इजी होता है कि अपनी प्रोफाइल्स अपने कलीग्स के साथ आप उसको शेयर कर सकते हो. कम्युनिकेशन ई रिक्रूटमेंट में इजियर होता है. आप पूछ सकते हो डायरेक्टली फोन कॉल करके कि ओके, आई हैव सेंट यू माय रिज्यूमे, प्लीज चेक इट एंड टेल मी वेदर आई एम सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट. ठीक है, फिर एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर, मतलब ई रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ये ज्यादा बेटर माना जाता है. कॉस्ट इसकी कम होती है, हमें इधर उधर अपनी जॉब्स को पब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. रिपोर्टिंग इज इजियर, आप डायरेक्टली जा करके जो कंपनी है उसमें पूछ सकते हो. E-recruiting can be more anonymous than the traditional recruitment. You don't have to get into much in traditional recruitment में जैसे बहुत ज्यादा होता है, वैसे इसमें ई रिक्रूटमेंट में नहीं होती है. इट ओवरऑल इट विल सेव योर टाइम. आपको सिर्फ 2 ही इसमें से लिखने हैं. देन चैलेंजेस या फिर इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सीवीज जब आप कहते हो कि आकर के मेरे को दे कर जाओ इन ऑफलाइन, तो कम लोग आएंगे. लेकिन इफ यू आर आस्किंग फॉर अ मेल तो अ लॉट ऑफ मेल्स कम इनटू योर माइंड. बहुत सारी सीवीज आपके पास आ जाती हैं and that is difficult to keep one profile in mind. और उसके बाद expectations of from candidates wants faster feedback, availability of recruiters. candidates भी चाहते हैं कि भाई हमको ज्यादा जल्दी feedback मिले whether I am suitable or not, और recruiters भी available हो, वो भी यही चाहते हैं. फिर मोर कंपटीशन इज देयर, वॉर फॉर टैलेंट इज देयर, वो उसी के अंडर आता है. एंड कैंडिडेट्स नॉट प्रेजेंट ऑनलाइन. इफ वी आर सपोज टू गेट अ रिक्रूटमेंट और वी आर सपोज टू डू रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, तो वहां पर भी वो अवेलेबल नहीं होते हैं समटाइम्स. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस. आपको 4 पॉइंट्स इसमें बताने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के डिफरेंस में. दिस इज अगेन ऑफ 4 मार्क्स, जिसमें वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. हाँ, ये है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. तो सबसे पहले दिया गया है कि दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग. इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ. आई विल सेंड यू दीज पिक्चर्स ऑन टेलीग्राम, या फिर आप उसको डायरेक्टली यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये एक एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको पिक करते हैं. सिलेक्शन. फिर आता है रिक्रूटमेंट, जिसमें कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. ठीक है, और इसमें इट अटेम्प्ट्स एट रिजेक्टिंग अनसूटेबल कैंडिडेट्स, इसीलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है. फिर कैंडिडेट्स हैव नॉट टू क्रॉस ओवर मेनी हर्डल्स. उनको बहुत ज्यादा हर्डल्स इसमें नहीं क्रॉस करने पड़ते हैं, बट सिलेक्शन में उनको करने पड़ते हैं. देन इट प्रोसीड सिलेक्शन एंड इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है और रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है. वही सेम चीज इसमें लिखी हुई, बस स्टेटमेंट्स को अलग अलग कर दिया है. ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको 4 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन. दिस इज अगेन ऑफ 4 मार्क्स, जो कहीं आंसर के कारण छुप गया है. तो वी विल मूव टूवर्ड्स टाइम एंड पीस रेट सिस्टम. इस सिस्टम के अंडर जो अर्निंग्स है वर्कर्स की, वो कैलकुलेट की जाती है कि उन्होंने कितना समय स्पेंड किया है, और यहाँ पर पीस रेट में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव प्रोड्यूस्ड, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है. टाइम रेट में मिनिमम गारंटीड टाइम रेट इज पेड, की कम से कम इतना तो पेमेंट उनका किया ही जाएगा. और पीस रेट में कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है, आपने जितना भी काम करना है उतना ही किया जाएगा. ओके, फिर उसके बाद है टाइम रेट में, इसमें मतलब इन द सेंस इसमें ये बोला गया है अंडर दिस सिस्टम कि कोई भी गारंटी मिनिमम पेमेंट की नहीं दी जाती है वर्कर को. और टाइम रेट में थर्ड पॉइंट कहता है कि रेम्यूनरेशंस आर नॉट लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी. आप प्रोडक्टिविटी से नहीं कि कितना आपने प्रोड्यूस किया उससे रिलेटेड नहीं होता है. जैसे
पूरा दिन कुछ भी नहीं करोगे स्टिल यू विल गेट द सैलरी, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट टाइम रेट में ये बोला गया है। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर्स डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी, आपने जितना काम किया आपको उसका पेमेंट मिलेगा। फिर टाइम रेट कहता है कि एम्फेसिस इज ऑन हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, और पीस रेट कहता है कि कोई कंसिडरेशन नहीं है क्वालिटी का, आप जैसा भी बनाओ, बस हाँ आपकी जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए इसमें। फिर टाइम रेट अगेन से इसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन यहाँ पर जरूरी होता है, और पीस रेट कहता है कि क्लोज सुपरविजन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ट्रेड यूनियंस टाइम रेट सिस्टम को प्रेफर करते हैं, वो पीस रेट सिस्टम को प्रेफर नहीं करते हैं। इट इज मोर आइडल टाइम अराइजेस, कि लोग ज्यादा खाली बैठते हैं टाइम रेट सिस्टम में, बट पीस रेट सिस्टम में वो कम खाली बैठते हैं, इतना ज्यादा नहीं बैठते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस लिख दो, या तो टाइम और पीस रेट का डिफरेंस लिख दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, आपको दो फीचर्स देने हैं स्टाफ मोटिवेशन के, और यू हैव टू एक्सप्लेन फैक्टरिंग, दोनों दो दो मार्क्स के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टाफ मोटिवेशन, ये ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज अ स्मॉलर वन, तो आप उसको टू फीचर्स अगर स्टेट करना है, वैसे तो पॉइंट्स आर सफिशिएंट, बट ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये किसी भी एम्प्लॉय को जबरदस्ती इस पर फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट विल हेल्प, अगर पर्सन इज मोटिवेटेड तो ऑब्वियसली it will help him to fetch or to achieve both organizational as well as individual goals। जैसे अगर हम उसको, अगर एक पर्सन है जिसको प्रमोशन चाहिए, तो वो वर्क हार्ड करेगा जिससे उसके खुद के गोल्स भी अचीव हो जाएंगे, वो प्रमोट भी हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी उससे खुश रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज फैक्टरिंग, का मतलब क्या होता है? तो ये एक टाइप ऑफ फाइनेंस होता है जिसमें एक बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, सपोज करो ए एक सेलर है और बी एक बायर है, तो बायर ने जब सेलर से सामान खरीदा, इसने इसको एक बिल दे दिया। अब सेलर कहता है कि मुझे 2 महीने बाद उसका पैसा मिलेगा, तो सेलर ने क्या किया, सी को एक ये वाला बिल दे दिया, और सी ने उस बिल के पैसे इसको दे दिया अपना कुछ कमीशन डिडक्ट करके। ओके, कमीशन कुछ डिडक्ट करके, कुछ मान लो फीस या कमीशन मान लो डिडक्ट करके उसने सी को पैसे दे दिए, क्योंकि ए को ये पता था कि मुझे 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, अभी चाहिए तो ए को अभी, तो ए ने क्या किया, सी से पैसा अभी ले लिया, सी ने कुछ कमीशन काट के पैसा उससे दे दिया, और जब मेच्योर होगा, बिल मेच्योर होगा, तो सी जा करके बायर से वापस से पैसा ले लेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एक बिजनेस अपने जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, जितने बिल्स हैं, वो क्या करता है, एक थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सके। अंडर दिस ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज, बिटवीन बोथ द पार्टीज, जो फैक्टर है वो अमाउंट जो है ड्यू वो दे देता है इनवॉइस का, एंड अपनी कमीशन या फीस को माइनस करके। तो यहाँ पर फैक्टर कौन हुआ, ये पर्सन हुआ सी, जो सपोज करो कि कोई 2000 रुपए का बिल है। ओके, तो 2000 में से मान लो उसने 200 रुपए अपनी कमीशन डिडक्ट कर ली, और उसके बाद 1800 रुपए इसको पे कर दिए। फिर जब वो बिल इसके पास मेच्योर होगा, वो डायरेक्टली जा करके बी से उसको रिसीव कर लेगा, दैट इज नोन एज फैक्टरिंग। देन नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू जॉब प्लानिंग, आपको ये बताना है कि मीनिंग एंड रेलेवेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। मीनिंग इज गिवन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये एक रिटन एक्सप्लेनेशन है जिसमें एक पर्सन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दी जाती हैं। जैसे सपोज करो कोई एडवर्टीजमेंट आया है, तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा द पर्सन इज सपोज टू वर्क ऑन MS ऑफिस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, ही कुड bear the pressure, the work environment, the person has to maintain records of the data received। तो ये सारी चीजें, जितनी भी उसका जॉब टाइटल है, क्या काम उसको करना है, पर्पस क्या है उसकी जॉब का, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस और वर्किंग कंडीशंस, ये सारी चीजें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। ठीक है, वैसे ये जो है क्वालिफिकेशंस वाला जो हिस्सा है वो स्पेसिफिकेशन में जाता है, बट ओवरऑल ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में, कि एक पर्सन अगर एम्प्लॉय हो रहा है उसको क्या काम करना है, व्हाट आर द जॉब
ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। फिर लिखा है कि उसकी रेलेवेंस आपको बतानी है। इट क्लैरिफाइज एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशंस फॉर एम्प्लॉय, बहुत क्लियरली बता देता है कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है एम्प्लॉय से। हेल्प्स गाइड ट्रेनिंग, कि अगर एक पर्सन, जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा है जो एक पर्सन को नहीं आता है, अ न्यू रिक्रूट को नहीं आता है, जिसको हमने न्यूली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा है, अगर उसको कुछ नहीं आता है तो हम उसको क्या सिखाना है, क्या किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज है इसमें जो उसको नहीं आती है। फिर प्रोवाइड्स बेसिस फॉर मेजरिंग जॉब परफॉर्मेंस, कि एक पर्सन जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या सारी चीजों में फिट बैठा है कि नहीं, तो ये इससे हम लोग को हेल्प होता है जॉब परफॉर्मेंस मेजर करने में। और राइट एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि हम सही सूटेबल कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखने लगा, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, 4 मार्क्स का ये था। तो अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रेलेवेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। आप चाहें तो उसके 4 पॉइंट्स अलग से दे सकते हैं, एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, नथिंग इज मेंशन्ड, लेकिन हाँ कोशिश किया करो कि चीजें पॉइंट्स में ही मेंशन किया करो। इसको भी आप थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख सकते हो क्योंकि उसमें एक्सप्लेन ही दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है 2 डायग्राम्स बने हैं और आपको बोला गया है कि आपको 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप्स को यहाँ पर चूज करना है। तो देखो, सबसे पहली स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या थी, इसमें नहीं बता रहे, इन जनरल आई एम टेलिंग यू, ऑटोक्रेटिक थी, जिसमें एब्सोल्यूट पावर एक पर्सन के हैंड में था। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक थी, जिसमें पर्सन जो है वो पूछ पूछ करके काम करता था, पूछता था, सलाह मशवरा करता था। तीसरा वॉज लेजेस फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी कहते हैं, स्पेलिंग गलत हो तो भूल चूक माफ। ठीक है, तो ये थी जिसमें वो कहता है कि हम आप अपने अकॉर्डिंग काम कर लो, मुझसे मत पूछो, फ्री रेन। तो ऑटोक्रेटिक, अब यहाँ पर पर्सन कह रहा है कि तुम यही करो, डू एक्स, मतलब यही तुम काम करो। तो ये कौन सी है, द फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ए में कौन सी है, ऑटोक्रेटिक है। आपको मेंशन करना होगा कि द इमेज ए या फिगर ए शोज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, फिर बी, वो पूछ रहे हैं ना कि कौन सा है, एक्स अच्छा है या वाई अच्छा है, तो ये कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। ओके, और डेमोक्रेटिक जिसमें पार्टिसिपेटिव नेचर होता है, जिसमें पर्सन जो है वो पूछ पूछ करके काम करता है कि अच्छा ये सही है या ये सही है, सजेशंस वो वेलकम करता है। अभी हम थर्ड वाले पर भी आएंगे। तो फिर ये दोनों स्टाइल्स तो आपको मेंशन उसमें करना है कि the two styles of leadership depicted in the above images are image A autocratic style of leadership, image B democratic style of leadership। फिर बोला गया है कि आपको एक एक फीचर बताना है each of the above style of leadership, दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग autocratic पे आते हैं। autocratic leader वो होते हैं who make choices and decisions based on their own beliefs and do not involve others for their suggestion or advice। दूसरों से नहीं पूछते, they have the absolute power, they take decisions and they just tell the people to get into this work, do not tell your own suggestions। ठीक है, वो अपने खुद के ही डिसीजंस दूसरों पर फोर्स करते हैं। देन आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। इट इज अबाउट लेटिंग मल्टीपल पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें हम सजेशंस एक्सेप्ट करते हैं। ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, इट कैन बी सीन इन वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम बिजनेसेस, स्कूल्स टू गवर्नमेंट्स, हर जगह ये वाली स्टाइल ऑफ लीडरशिप आता है। ओके, तो अब इसी का ही हम लोग तीसरा वाला जो लेजेस फेयर है, ये हम लोग रखते हैं। इसमें एक इमेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 2 इमेजेस हैं इवन। तो ये वाली इमेज है, सबसे पहली है ऑटोक्रेटिक, ठीक है, सियाना इंसान जो कह रहा है कि डू एक्स, यही काम करो। दूसरा इज लेजेस फेयर, वो ये कहता है कि फ्री रेन है भाई, तुम अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से काम करो, आई विल नॉट इंटरफेयर। इसमें क्या होता है, ये काम कर रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम मुझे बताओ दोनों में से सजेशंस में कि कौन सा अच्छा है। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ये कर लो, ये अच्छा लग रहा है ये कर लो, एनीथिंग यू वांट, सी डू एक्स और वाई एज यू सी फिट। तो इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, जिसमें साफ साफ चीज दी हुई है, ये लेजेस फेयर है। अगर 2 चीजें पूछी गई हो सकता है कि अब इसको ऑटोक्रेटिक हटा करके ये 2 चीजें पूछी जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इस पिक्चर को समझ लो क्योंकि ये पिक्चर बुक में नहीं दी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज वही सेम चीज दी हुई है इसमें, ऑटोक्रेटिक, लेजेस फेयर,
do X or Y as you see it, or democratic, which is best, X or Y. ओके, देन नेक्स्ट वन, इसके बाद इसमें आता है द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो ये कहता है कि आपको दो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लेन नहीं करनी है, सिर्फ बतानी है, दो अपॉर्चुनिटीज और दो थ्रेट्स जो ग्लोबलाइजेशन में है। दो पूछे गए हैं तो दो ही बताओगे, डू नॉट क्रॉस लिमिट द थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड। ग्लोबलाइजेशन अलाउज बिजनेस टू एक्सपैंड न्यू मार्केट्स, नई मार्केट्स में उसको एक्सपैंड करना, जो बूस्ट करती है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंपनीज जो हैं, मतलब इससे क्या फायदा होगा, कंपनीज जो हैं वो अपना कंज्यूमर बेस इंक्रीज कर सकती है, उनके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो जाएंगे। इट विल ऑल्सो जनरेट, लाइक आप ग्लोबल ब्रांड जैसे कि कोका कोला का एग्जाम्पल हो, तो वो सिर्फ किसी एक बाहरी कंट्री में नहीं, वो ओवरऑल द होल ऑफ द वर्ल्ड में वो बिकती है, तो इसीलिए उनका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है। देन जनरेट एडिशनल इनकम बाय एक्सपैंडिंग टू न्यू एरियाज, और अगर आप ग्लोबलाइजेशन में एंटर करते हो तो आप नए एरियाज में एंटर कर सकते हो, एंड इट विल ब्रिंग यू मोर इनकम। देन थ्रेट्स क्या है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, हम बाहरी कंट्रीज के लोगों को अगर प्रेफर करते हैं फॉर एक्सपर्ट्स, एज एक्सपर्ट्स या उनके एक्सपर्टीज के लिए, तो आपकी खुद की कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा। इट विल लीड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, भाई हमको डोमेस्टिक मार्केट से भी डील करना है और हमें बाहरी मार्केट से भी डील करना है। एनवायरमेंटल डैमेज बहुत है, बहुत ज्यादा आप ओवर यूज कर रहे हो आपके खुद के रिसोर्सेज को। देन लोकल कल्चर जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, एवरीवेयर एवरी पर्सन इज गोइंग टू हैव समथिंग जो उनके लोकल कल्चर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।